हेलो दोस्तों, मैं हूँ गीत और स्टडी विद गीत में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आधुनिक भारत एस.के. पांडे फुल बुक ए टू जेड एक एक लाइन करवाने वाली हूँ। बुक को रख के अगर आपने बुक ले लिया है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपने बुक नहीं भी लिया है तो मैं आपको बुक से एक एक लाइन करवाने वाली हूँ, चाहे एक वो भी सिर्फ 1 महीने में। तो आज हमने 1857 का पार्ट 2 नागरिक विद्रोह, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस के रिगार्डिंग, उसको मैं करवाने वाली हूँ। अगर आपने बुक ले लिया है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी लिया है तो कोई बात नहीं। बस आप मेरे साथ कंटिन्यूअस लगे रहें, क्योंकि सफलता हमें तभी मिलती है जब हम लगातार मेहनत करते हैं। एक दिन किए एक दिन नहीं किए तो हमें मेहनत नहीं मिलती है। और जिस तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। ये बहुत ही नया चैनल है जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। अगर पहुंच पा रहा है तो बहुत अच्छी बात। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपना 100% दे पाऊँ और मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। तो दोस्तों चलो मैं स्टार्ट करती हूँ कि नागरिक और जनजातीय विद्रोह। तो आज मैं नागरिक विद्रोह करवाने वाली हूँ। सबसे पहले नागरिक विद्रोह में आता है सन्यासी विद्रोह। बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है और वीडियो को देखते जाना है। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह में इम्पॉर्टेंट हमें क्या याद रखना है, ये जो हाईलाइट है यहाँ पे 1763 से लेके स्टार्ट हुआ था। कब? 1763 से लेके 1800 ईस्वी तक। ठीक। सन्यासी विद्रोह कौन से क्षेत्र में हुआ था, तो हमें ये याद रखना है, बंगाल में। और इस समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो वॉरेन हेस्टिंग। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोहों में सन्यासी विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण था। ये बहुत बार आ भी चुका है स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, डब्ल्यूबी पीसीएस में। तो सन्यासी विद्रोह बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ये लोग सन्यासी विद्रोह जो लोगों ने किया था वो लोग कौन थे? ये लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे। शंकराचार्य के अनुयायी आपको यहाँ पे याद रखना है कि 10 संप्रदाय में बटे हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं विद्रोही सन्यासी। जो सन्यासी थे वो कौन से संप्रदाय के थे, तो गिरि संप्रदाय के। कौन से संप्रदाय के? गिरि संप्रदाय के। कारण क्या था सन्यासी विद्रोह करने का? तो जब सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो उनसे कर लिया जाता था, जिस कर के कारण वो बहुत असंतुष्ट थे। विद्रोह का नेतृत्व किया था अर्ध सामंती लोगों ने। अर्ध सामंती लोग जो बहुत संपूर्ण तरह से बहुत समृद्ध भी नहीं थे, अर्ध सामंत लोग उनको कहते हैं। इसमें बेदखल किए गए कौन कौन से थे? किसान, विघटित सिपाही, जमींदार, धार्मिक नेता आदि शामिल थे। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये विद्रोह क्यों हुआ था। तो जो तीर्थ कर लगता था उससे ये लोग असंतुष्ट थे, इसलिए लोगों ने विद्रोह किया। और इसमें मेनली किसने किया था, तो सामंती लोगों ने किया था। और इसमें किसान, जमींदार, धार्मिक नेता, ये सारे लोग थे। ये स्टार्ट कब हुआ था? आपने जैसा कि देखा है 1763 में यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था, बट ये रुक रुक कर 1800 ईस्वी तक चलता रहा। प्रारंभ में इसे दबाने का श्रेय किसको जाता है? वॉरेन हेस्टिंग के। 19वीं सदी के अंतिम दशक में आपको पता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये जो बुक है इसी सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। आपको पता है आनंद मठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये पुस्तक इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमें बेसिकली याद रखना क्या है कि सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था? 1763 से 1800 तक। किस क्षेत्र में? तो बंगाल में। और समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग के। ये लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे और सामान्यतः गिरी संप्रदाय के थे। और जो तीर्थ कर लगता था उसके वजह से इन लोगों ने ये विद्रोह किया था। ठीक है। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट विद्रोह पे आते हैं, नागरिक विद्रोह, फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह भी कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। ये कब से? 1 साल चला था, 1776 से 1777। प्रमुख नेता इसके कौन थे? मधुबन शाह और चिराग अली। मधुबन शाह और चिराग अली याद रखना है। ये भी एक धार्मिक विद्रोह था।
सबसे पहले सन्यासी विद्रोह, उसके बाद फ़कीर विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक, इसको लिखा एक पुस्तक है आनंद मठ, वो सन्यासी विद्रोह पे लिखी गई है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। दूसरा है फ़कीर विद्रोह, जो 1776 से 1777 ईस्वी तक चला था। इसे कहाँ पे हुआ था ये विद्रोह? तो बंगाल में। आपको यह भी एक धार्मिक विद्रोह था। अब तीसरा विद्रोह आता है नागरिक विद्रोह में, अहोम विद्रोह। कौन सा? अहोम विद्रोह। आपको याद रखने का ट्रिक मैं बता सकती हूँ, जैसे सन्यासी बंगाल में और फ़कीर भी बंगाल में, ठीक। तो अहोम अ से है, तो ये आप ऐसे रख सकते हो कि क्षेत्र कौन सा, किस क्षेत्र में? तो असम में। प्रमुख नेता इसके गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार थे। गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। इसका कारण क्या था? असम के अहोम, अहोम मतलब अभिजात वर्ग, जो उच्च वर्ग के लोग थे, 1824 में बर्मा युद्ध के समय अंग्रेजों ने वापस लौटने का अपना वचन पूरा नहीं किया, बर्मा के दक्षिणी भाग को अपने अधीन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है? 1824 में बर्मा के युद्ध जो हुआ था, उसके बाद ये लोग बोले थे कि मैं वहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन ये लोग गए नहीं थे। अंग्रेजों ने जब अहोम प्रदेश को भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया, तो वहाँ पे एक विद्रोह फूट पड़ा, ठीक है। कहाँ पे? जब अहोम को अंग्रेज अपने राज्य में मिला लिया। 1828 में अहोम लोगों में गोमधर कुंवर, कौन से थे प्रमुख नेता? गोमधर कुंवर को इन लोगों ने, अहोम लोगों ने अपना राजा घोषित कर दिया, और बर्मा, जो उसको जानते हो, पहले रंगपुर उसकी राजधानी थी, पर चढ़ाई की योजना बनाई, परंतु वो असफल हो गए। गोमधर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। 1830 में दूसरे विद्रोह की, जो 2 बार विद्रोह हुआ, 1828 में, फिर 1830 में। 1830 में जो हुआ, 28 में जो हुआ था, उसके प्रमुख नेता थे गोमधर कुंवर। ये किस क्षेत्र में हुआ था? अहोम, असम। क्यों किया गया था? क्योंकि 1824 में अंग्रेजों ने उन्हें वापस लौटाने का वादा किया था, पर उसने उसे फुलफिल नहीं किया। दूसरा 1830 में कौन से किए थे? रूपचंद्र कोनार को अपना राजा बनाया, ये भी गिरफ्तार हो गए। 14 वर्ष का इन्हें निर्वासन भुगतना पड़ा। कंपनी ने अंतिम नीति बनाई और 1833 में उत्तरी असम महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया। इस तरह अहोम विद्रोह समाप्त हो गया। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि अहोम विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1828 से 33 तक, 2 बार हुआ था, 1828 और 1830 में। और इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे? गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार, ठीक है। अब हम तीसरा हो गया, अब चौथा नागरिक विद्रोह पे आते हैं, पागलपंथी विद्रोह। ये भी कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? टीपू मीर। और कब से कब तक, ये आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक सन्यासी और पागलपंथी विद्रोह, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1830 से लेके 1831 तक, आप एक ट्रिक है कि 13 से 31 तक बंगाल में टीपू मीर। ये एक अर्ध सांप्रदायिक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथ एक कोई संप्रदाय था, अर्ध धार्मिक संप्रदाय, जिसे उत्तर बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी कौन थे? टीपू मीर। धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों से मुजारों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अपना अधिकार कर लिया और वहां का राजा बन बैठा, ठीक। 1831 में टीपू के अनुयायियों का सफाया कर दिया गया और टीपू जिंद चला गया। टीपू मीर जो थे वहाँ से जिंद चला गए थे और इसकी मृत्यु हो गई 1852 में। तो आपको ये पागलपंथी विद्रोह कब कहाँ हुआ था? बंगाल में। कब से? 13 से 31 तक। पागलपंथ एक ही तरह का संप्रदाय था, अर्ध धार्मिक संप्रदाय। तो आपको बंगाल में बेसिकली सन्यासी, फकीर और ये पागलपंथी विद्रोह। अब हम आते हैं फरेजी आंदोलन। फरेजी आंदोलन
बस ये नागरिक जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बताते जाऊंगी आपको। सन्यासी पागलपंथी विद्रोह ये याद रखना है। ओम विद्रोह बस इतना याद रखना है, कहाँ हुआ था, असम में हुआ था, कब से कब तक हुआ था और इसके प्रमुख नेता कौन है। ठीक, अब हम आते हैं फरेजी आंदोलन। ये भी एक नागरिक विद्रोह था। ये भी कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। कब से कब तक हुआ था ये आपको याद रखना है, 1820 से 1858। इसके प्रमुख नेता थे दादू मीर। प्रमुख नेता कौन थे, प्रमुख नेता इसके थे दादू मीर। फरेजी लोग बंगाल के फरियादपुर के निवासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाया जाता था। कौन से, हाजी शरीयतुल्लाह फरेजी। ये इतना आपको बस याद रखना है। मुझे लग रहा है जो इम्पोर्टेंट है कि फरेजी विद्रोह कहाँ पे हुआ था, बंगाल में, और इसके प्रमुख नेता थे दादू मीर। ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं बहाबी आंदोलन। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। आप इसको मैं इम्पॉर्टेंट लिख दे रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये मैं लाइन टू लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करते जाऊँगी और मैं इसमें लगा दे रही हूँ। अगर आपको साथ साथ पॉसिबल हो रहा है तो आप इसे नोट भी करते जाएं। जी जी। अंग्रेजी प्रभुसत्ता। अंग्रेजी प्रभुसत्ता के 19वीं शताब्दी के मध्य में बहावी आंदोलन एक गंभीर चुनौती बन गई। इसे किसने स्टार्ट किया था, राय बरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। आपको याद रखना, बहावी आंदोलन कब से 30 से लेके 60 तक हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे, सैयद अहमद। ये अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित थे, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बहावी आंदोलन। 30 से 60 तक प्रमुख नेता कौन थे, तो आपको याद रखना है सैयद अहमद। मैं यहाँ कर देती हूँ सर्कल, सैयद अहमद। और ये अब्दुल बहाव, अरब के जो नेता थे, अब्दुल बहाव से ये बहुत प्रभावित थे। इसलिए इस आंदोलन उन पर दिल्ली के एक संत, इस बहावी आंदोलन पर दिल्ली के एक संत थे वह अली उल्लाह, इसका भी बहुत अधिक प्रभाव था, तो इसीलिए वली उल्लाह आंदोलन भी कहते हैं। आपको बस याद रखना है, मतलब छोटा छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक बार सुन भी लोगे ना तो एग्जाम में आप ऑप्शन देख के कर पाओगे। बहावी आंदोलन, ठीक है। इसके प्रमुख नेता कौन थे, सैयद अहमद। रायबरेली में इसके प्रवर्तक थे। ये अरब के एक अब्दुल बहाव से बहुत प्रभावित थे, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बहावी आंदोलन। और एक दिल्ली के एक संत थे शाह वली अल्लाह, इनका भी इस पे बहुत प्रभाव थे, इसलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है, बहावी और वली उल्लाह आंदोलन। सर सैयद अहमद इस्लाम के सभी परिवर्तनों और सुधारों के विरुद्ध थे। वो चाहते थे कि इस्लाम में कोई भी इम्प्रूवमेंट ना हो, जो जैसा है वैसा चलता रहे। वे हजरत मोहम्मद साहब के समय से इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। वो हजरत मोहम्मद साहब के समय से इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते। इस प्रकार से यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था। सैयद अहमद स्वयं इसके नेता बने। इसके अधीन 4 उपनेता कौन थे, मेन सर सैयद अहमद, चार उपनेता बने थे। उत्तर पश्चिम कबायली क्षेत्र में सियाथना इस्लाम का जो आंदोलन का केंद्र बना। भारत में प्रमुख केंद्र इसका कहाँ पे था, ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका प्रमुख केंद्र था पटना। कौन सा जगह था, पटना। हाँ, कब से कब तक हुआ था, 30 से 60, ये याद रखना है। प्रमुख नेता सैयद अहमद थे। इसको वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली के एक संत से बहुत प्रभावित था, अरब के अब्दुल वहाब से बहुत प्रभावित थे, तो इसका नाम वहाबी आंदोलन थे। ये इस्लाम में हुए सभी परिवर्तन और सुधार के विरुद्ध थे।
इसे पुनरुत्थान आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें ये प्रमुख नेता थे, 4 उपनेता बने गए और भारत में इसका प्रमुख केंद्र था पटना। इसके अतिरिक्त मद्रास, बम्बई, बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई। चूंकि इनका उद्देश्य काफिरों के मुसलमानों को बदलना था, इसलिए पंजाब के सिखों के विरुद्ध उसने जिहाद की घोषणा की। वहाबी आंदोलन का एक आपको याद ये रखना है यहाँ पे कि वहाबी आंदोलन किसके लिए था? मुसलमानों का मुसलमानों के द्वारा, मुसलमानों का मुसलमानों के द्वारा। ठीक है, क्या क्या आपको बेसिकली याद रखना है? बहावी आंदोलन कब से कब तक? 30 से 60। कौन थे? सैयद अहमद बहावी आंदोलन क्यों कहा जाता था? अरब के अब्दुल बहाव से ये बहुत प्रभावित थे। इसे वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि ये दिल्ली के संत से बहुत प्रभावित थे। ये सभी जो भी परिवर्तन था उसके अगेंस्ट में थे और ये इसका प्रमुख केंद्र था पटना में। और ये मुसलमानों का मुसलमानों द्वारा एक आंदोलन था। अतः इसका संपूर्णतः सांप्रदायिक था, जिसे संपूर्णता की भावना को सांप्रदायिकता की भावना को भड़काया। ठीक है, ये कब से कब तक? 30 से 60 में। अब आते हैं कूका आंदोलन। कूका आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। इसका कूका आंदोलन जो है कब से कब तक? 40 से 72। ठीक, कूका आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रभाव हुआ था तथा इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर सिख धर्म को शुद्ध करना था, परंतु यह बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। कूका आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1840 में सेन साहब अथवा भगवत जवाहर मल द्वारा किया गया था। सेन साहब के अनुयायी बालक सिंह ने अपने अनुयायियों का एक दल गठित किया जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हजारा को अपना मुख्यालय बना। कूका आंदोलन स्टार्ट हुआ था धार्मिक आंदोलन के रूप में, परंतु ये राजनीतिक आंदोलन के फॉर्म में चेंज हो गया था। इसका मेन मोटो था बुराइयों और अंधविश्वास को दूर करना। कुकाओं का पहला, इसके प्रमुख नेता आप ऐसे याद करते हो, सेन साहब, राम सिंह। इनका था कि जो ठीक है दोस्तों, तो आज आप, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा समझा पाई होंगी आप लोगों को। थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा होगा, बहुत नहीं, बस डेली 20 मिनट 25 मिनट आपको देना है। 20 मिनट 15 मिनट, और धीरे धीरे ऐसे अगर हम कंटिन्यूसली 30 दिन लगे रहेंगे तो हमारा ये बुक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री तो हम 30 में अगर 20 नंबर आता है तो ज़रूर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। और मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि अगर पॉसिबल हो, अगर आपको अच्छा लगा, जनरली अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ हो तो आप ऐसे और लोगों तक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।